नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम कक्षा 9 से 12 की जो रचना प्रबोध पुस्तक है, उसका अध्याय नंबर 9 हम पढ़ रहे थे, समास। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने अभी तक अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास, दो समासों को कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, समास काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारे प्रत्येक एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अगला जो समास है, कर्मधारय समास। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का महत्वपूर्ण यह वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। तो चलिए देख लेते हैं। इस समास में पहले दूसरे पद में विशेषण, ठीक है, पहले तथा दूसरे पद में विशेषण विशेष से अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ध्यान योग्य यहाँ पे बात है कि पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष से अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, पहले और दूसरे शब्द में विशेषण या विशेष से का आपस में संबंध बताया गया हुआ होता है। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम उदाहरण देखें कर्मधारय समास के अंतर्गत। तो समस्त विशेषण विशेष का संबंध आपस में यहाँ पर दर्शाया हुआ होता है, जैसे कि महापुरुष। तो इसका हम विग्रह करेंगे तो महान है जो पुरुष। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महान है वो विशेषण है और पुरुष एक संज्ञा है, यानी कि विशेष्य है। तो इस प्रकार से इन दोनों में आपस में संबंध बताया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार से अन्य जो उदाहरण देखते हैं, पीताम्बर, पीला है अंबर जो। ठीक है, जो अंबर पीला है। ठीक है, तो यहाँ पर पीला क्या है, विशेषण है, और अंबर क्या है, एक विशेष्य है। आगे देखें हम प्राणी, प्राण प्रिय। तो प्रिय है जो प्राणों को। ठीक है, इस प्रकार से यह है। आगे देखें हम उपमेय और उपमान। तो उपमेय और उपमान के अंतर्गत चंद्रवदन, ठीक है, चंद्रमा के समान वदन। तो यहाँ पे चंद्रमा के समान, तो यहाँ पर यह चंद्रमा क्या है, विशेषण, और वदन क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। कमल नयन, ठीक है, उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पे कमल नयन, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। भवसागर, भव रूपी सागर। मृगनयनी, मृग के समान नेत्र वाली। तो यहाँ पर कर्मधारय समास पाया जाएगा। अगला समास हम देखते हैं यहाँ पर द्विगु समास। ठीक है, अगला समास है द्विगु समास। इस समास का पहला पद है वो संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तुओं का समूह है। ठीक है, वस्तुओं के समूह को इसमें जाना जाता है। तो उदाहरण देखें तो यहाँ पर नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह है। सप्ताह, 7 अहतों का समूह है। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह है। नवरत्न, तो 9 या 9 रत्नों का समूह है। शताब्दी, तो 100 अब्दों या वर्षों का समूह है। त्रिभुज, तो 3 भुजाओं का समूह है। पंचरात्र, तो पंचरात्रियों का समाहार। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्विगु समास पाया जाता है, यानी कि इसमें पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक पद होता है। आगे हम देखें कुछ अपवाद भी यहाँ पर द्विगु समास में पाए जाते हैं। कौन से देखें, तो कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आता है, जैसे कि पक्ष द्वय, तो 2 पक्षों का समूह है। ठीक है, 2 पक्षों का समूह है। लेखक द्वय, तो 2 लेखकों का समूह है। तो इसमें भी क्या पे क्रमधारी सॉरी द्विगु समास की यहाँ पे प्रधानता पाई जाती है। तो संकलन त्रय, तो 3 संकलनों का समूह है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे पद में संख्यावाचक शब्द दिया हुआ होता है। अगला जो समास है वो देखें हम यहाँ पर, तो कौन सा है, द्वंद्व समास। तो इस समस्त समास में दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों ही पद क्या होते हैं, समान रूप से प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि लगते हैं। जैसे उदाहरण देखें, रात दिन, तो रात और दिन। सीता माता, तो सीता और माता। दाल रोटी, तो दाल और रोटी।
तो इस प्रकार से इसमें और के द्वारा इस शब्दों को यहाँ पर जोड़ा जाता है। आगे हम उदाहरण देखें यहाँ पे और, तो द्वंद्व समास में माता पिता, माता और पिता, आयात निर्यात, आयात और निर्यात, हानि और लाभ यानी कि हानि या लाभ, आना जाना तो आना और जाना। ठीक है, अगला समास है हमारे पास में यहाँ पर कौन सा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, गौण होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ पे कोई तीसरा ही पद क्या होता है, प्रधान होता है। उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ, यानी कि जो पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं इनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया ही अर्थ यहाँ पर लिया जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका, दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्य अर्थ क्या लिया गया है, यहाँ पर गणेश लिया गया है। उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, घनश्याम, तो घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, दशानन, 10 हैं आनन यानी 10 आनन है जिसके, कौन होता है, तो रावण होता है। तीसरा ही अर्थ यहाँ पे लिया गया है। गजानन, गज के समान आनन वाला अर्थात गणेश, त्रिलोचन, तो 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, हंसवाहिनी, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती, महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान, दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि समास इनमें पाया जाता है। आगे हम देखें यहाँ पर, प्राय यह देखा जाता है कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती हैं लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में 2 अलग अलग समासों की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम अंतर स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्रमधारीय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो क्रमधारीय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ यानी कि एक अन्य ही अर्थ प्रधान होता है। जैसे कि मृग नयन, ठीक है, मृग नयन है तो मृग के समान नयन, तो यहाँ पे क्रमधारीय समास हो जाता है। नीलकंठ, तो वह जिसका कंठ नीला है, शिव अर्थात शिव का अन्यार्थ यहाँ पर लिया गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाता है। अगला देखें तो बहुब्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है। तो द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध न होकर एक अन्य ही अर्थ का बोध होता है। जैसे कि चौराहा, 4 राहु का समूह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाता है। चतुर्भुज, तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, एक अन्य ही अर्थ लिया गया है, तो बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद देखिए संधि और समास में अंतर क्या होता है। तो संधि और समास में अंतर देखें तो संधि में 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और उदर, तो उदर की जो प्रारंभिक ध्वनि है, ठीक है, शब्द की प्रारंभिक ध्वनि ऊ में आ व ऊ के मेल से ओ ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार संधि में 2 से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ लंबा है उदर जिसका शब्द समूह बनता है। अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है जिसका उद्देश्य पद में संक्षिप्तता लाना, यानी कि समास का जो उद्देश्य क्या होता है, पदों में संक्षिप्तता यानी कि पदों को छोटा करके लिखना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने आज कंप्लीट किए हैं समास। ठीक है, आज हमने समास चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अध्याय नंबर 9 को यहाँ पर हमने रचना प्रबोध पुस्तक में से कंप्लीट कर लिया समास। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।